नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशियों की तलाश कर रही है। वैसे तो ये बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर हम ये मानते हैं कि राजनीति में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता स्वच्छ छवि के ही होने चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में ये आदर्श विचार आपको किसी भी राजनीतिक दल की प्राथमिकताओं की फहरिस्त में सबसे नीचे मिलेंगे या फिर मिलेंगे नहीं। यही कारण है कि जब देश में चुनाव से पहले कोई राजनीतिक दल स्वच्छ छवि के प्रत्याशी की तलाश में जुट जाए तो खबर बन जाती है, क्योंकि राजनीतिक दल किसी भी विचारधारा से हो, चुनाव के समय अंततः उन्हें जिताऊ उम्मीदवार की ही तलाश होती है। और नेताओं में जीत का लोभ ऐसा है कि वो इसके लिए अपनी विचारधारा की भी बलि चढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव दर चुनाव अपना जनाधार खोती जा रही बसपा बेदाग चेहरों की उम्मीद तलाश रही है। लेकिन चाहे वो जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी हो, या उसका भाई अफजल अंसारी, या फिर पूर्वांचल के तमाम दूसरे बाहुबली, जिन्हें और उनके रिश्तेदारों को मायावती की पार्टी ने समय समय पर जमकर टिकट बांटे। अब ऐसे में पार्टी की छवि सुधारने की ये कोशिश कितनी सफल होगी, खासतौर से तब जब तमाम दूसरे दल गठबंधन का गणित बिठाने में जुटे हैं। बसपा की ये कवायद क्या रंग लाएगी? लगातार हार के बाद क्या बसपा एक बड़े परिवर्तन की ओर अग्रसर है? पिछली बार सपा के साथ गठबंधन में मात्र 10 सीटें जीतने वाली बसपा क्या इस चुनाव में अकेले मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है? और अगर ऐसा है तो दलित और अल्पसंख्यकों के वोट को टारगेट करने वाली बसपा दूसरे राजनीतिक दलों के समीकरणों को प्रभावित कर पाएगी? तमाम सवालों पर चर्चा से पहले बयानातों पर एक नजर। एक जनता जनार्दन के अंदर प्रचलित कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब जनता जनार्दन ने बहुजन समाजवादी पार्टी को नकार दिया, उसकी जो राजनीतिक तौर तरीके थे, जिसमें वो जात पात को प्रमुखता थी, पैसे वाले प्रत्याशियों को टिकट मिलता था, बाहुबलियों को टिकट मिलता था, तो जनता जनार्दन ने इसी कारण बहुजन समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आज अगर बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी छब बदलने की कोशिश करती है तो एक छब जो उसकी जनता जनार्दन के मन में अंकित हो गई है, जल्दी उस छब से बहुजन समाजवादी पार्टी बाहर आ पाएगी, ये तो आने वाला कल बताएगा। लेकिन जो जनता का मनोविज्ञान है, जनता का मनोविज्ञान यही है कि जो छब लोगों के अंदर बन जाती है वो जल्दी उससे बाहर नहीं आ पाती। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं बचा है, इसलिए कोई भी समीकरण उनका सफल नहीं होने वाला है, चाहे मुस्लिम दलित समीकरण हो। क्योंकि जब मुस्लिम और दलित के अधिकारों को कुचला जा रहा, जब उन पर आए दिन घटनाएं हो रही थी, तो मायावती जी खामोश थी। उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक भी आंदोलन नहीं कर रही थी। बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर उन्हीं को प्रत्याशी बनाएंगे जो सबसे ज़्यादा दाम लेके आएगा, क्योंकि मायावती जी अब दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी बन चुकी हैं। बसपा प्रमुख बहन कुमारी मायावती ये जानती हैं कि धीरे धीरे जनता का मोह उनसे भंग हो चुका है। लोग जान चुके हैं कि असल में बसपा और भाजपा एक ही है। पिछले चुनावों में, कई चुनावों में लगातार ये देखने में आया है कि बसपा ने वहाँ अपने कैंडिडेट अवश्य उतारे हैं, जहाँ कैंडिडेट उतार करके वो भारतीय जनता पार्टी की मदद करती रही है। अब ऐसे में एक नई नीति अगर वो लेके आए हैं कि वो किसी दागी कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे, तो चलिए, कम से कम मायावती ये अब मान तो रही हैं कि उन्होंने बहुत बड़े माफियाओं को संरक्षण दिया था। बसपा एक ऐसी पार्टी है जिसका मान्यवर काशीराम ने जब गठन किया था तो उसके उद्देश्य ये नहीं थे, मगर आज की बसपा लोगों को बिल्कुल साफ पता है कि बाहुबलियों की, धन बलियों की, पशु बलियों की पार्टी है। तो मायावती जी अब लोगों को गुमराह नहीं कर सकती, क्योंकि लोग जानते हैं कि वो भाजपा की ही एक बी पार्टी है। चलिए, राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन जाहिर तौर पर इस कदम के पीछे की क्या राजनीति है उसे आज विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं कांग्रेस से शान खान, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ एसएन सिंह साहब जुड़ रहे हैं, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार सैयद रजा रिजवी हमारे साथ चर्चा में थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के पास जाना चाहूँगा। एसएन सिंह साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका लगातार हम देख रहे हैं वोट बैंक जो जनता में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो ग्राफ है वो लगातार नीचे जा रहा है, और अब एक नया, एक तरह का एक्सपेरिमेंट एक तरह से देखने को मिल रहा है, इसे क्या कहें? क्या इज इट टू लेट? क्या बहुत देर हो चुकी है अब? नहीं, देखिए,
हर पार्टी की अपनी अपनी नीति है कि वो किन नीतियों पर चलती है और कैसे चुनाव लड़ती है। लेकिन जब लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 37 साल का इतिहास बदल जाता है और जब कोई विकास के कार्य करता है, जनता सभी बंधनों को तोड़ते हुए राष्ट्रवाद और विकासवाद को अपनाते हुए पुनः उसी की सरकार चुनती है, जिसकी सरकार रहती है, तो बहुत सारे परसेप्शन टूट जाते हैं। फिर भी कोई भी पार्टी अगर ये कहती है कि हम अपने यहाँ दागेदार लोगों को टिकट नहीं देंगे, अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, तो अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन चुनाव जीतने का, चुनाव लड़ने का और पार्टी चलाने के बहुत सारे आधार होते हैं, सिर्फ यही आधार तो होता नहीं है। और जो पार्टियां सरकार में रही, सत्ता में रही और सरकार चलाई, 3-3 बार अगर आप सरकार बनाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की जनता तुलना करेगी कि जब और लोगों की सरकार रहती है तो किस तरह से कार्य होते हैं और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तो सड़क और सुरक्षा पे के मानक को कैसे पूरा किया जाता है, किस तरह से आवास विकास के कार्य किए जाते हैं, खुशहाली के लिए कार्य किए जाते हैं, समृद्धि के लिए कार्य किए जाते हैं। तो बहुत सारी पार्टियां जो आपराधिक प्रवृत्ति की थी, अब वो ये मानने लगी हैं कि उससे काम नहीं चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास को अपनाया। एसएन साहब, क्या ये वाकई में संभव है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर अगर आपकी ही पार्टी की बात करें तो 35 सांसद हैं जिन पर मामले दर्ज हैं? देखिए, राजनीतिक मुकदमे अलग होते हैं। हमारा आपका द्वेष होगा तो आप मुकदमे दर्ज करा सकते हैं, लेकिन एक मुकदमे ऐसे होते हैं, आपराधिक मामले भी हैं, की तरह होता है, जो अतीक अहमद की तरह होता है, जो 25-25, 50-50 सैकड़ों हत्याएं करके और बाहुबली बनके और माननीय आदरणीय बनने का कार्य करते हैं। तो पूर्ववत की कुछ सरकारें इस तरह की कार्य करती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं तो जनता का साधुवाद देता हूं कि जनता ने ऐसी अवधारणा को चेंज कर दिया और जनता ने कहा कि जो विकास को अपनाएगा, जो विश्वास को अपनाएगा, जो इस बात का प्रयास करेगा कि प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए, कहीं अमूल की फैक्ट्री लगे, कहीं डिफेंस का कॉरिडोर बने, कहीं रैपिड रेल बने, कहीं मेट्रो का कार्य हो, खाद का कारखाना लगे, तो जब ऐसे कार्यों को आप करते हैं तो दूसरी पार्टियों को भी लगता है कि भाई अपराधियों का साथ देकर हमको क्या मिला, जनता ने हमको गुनाहगार साबित करते हुए हमको छोड़ दिया। तो इस नाते अगर परसेप्शन में परिवर्तन होता है तो ये भी कारण ये माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के विकासवादी राष्ट्रवादी नीतियों की देन। चलिए ठीक है, कबीर जी आपसे जवाब चाहूंगा जो एसएन साहब ने कहा उस पर भी, और साथ ही साथ आप लगातार ऐसा क्यों लगता है कि समाजवादी पार्टी दो नाव पे सवार है? कभी आप कहते हैं कि बसपा उत्तर प्रदेश में अप्रासंगिक हो चुकी है, फिर आप कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है जो सपा के वोट काटती है। अभी कहाँ पे देखता है बसपा को? अब तो अच्छे बेदाग प्रत्याशियों की तलाश में है बसपा। अभिषेक भाई, मौखिक घोषणा का स्वागत होना चाहिए, जैसा कि एसएन सिंह साहब ने कहा है। बहन मायावती जी ने एक अच्छी घोषणा की, हम समझते हैं कि इससे भी बढ़ चढ़ करके घोषणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जिसके अभी 145 विधायक दागदार हैं और हीनियस क्राइम, संज्ञेय मामले, अशमनीय और ट्रायल बाय सेशन कोर्ट के मुकदमे हैं, कोई राजनीतिक मुकदमे। केशव प्रसाद मौर्य जी पे देखिए, 419, 20, 67, 68, 71, 4, 504, 506 के मामले, 302, 307 का मामला रहा। पशु तस्करी से लेके पता नहीं कौन कौन से मामले इनको दिखते नहीं। स्वामी चिन्मयानंद बहन बेटियों से तेल मालिश करते हैं, वीडियो वायरल, यौन अत्याचार मामला उठा लिया जाता है। इसी तरीके से सेंगर साहब देखिए, आदरणीय है एकदम, मैं तो कहता हूं कि भाजपा के लिए पूजनीय है। साक्षी महाराज जाकर के जेल में क्या कहते कि अगर इनका आशीर्वाद मुझे ना होता तो मैं सांसद ना बनता। और देखा ही था कि बिटिया का पूरा परिवार साहब, एमजे अकबर साहब 32 महिला पत्रकारों का बलात्कार किए, एक एफआईआर उन पर नहीं। ब्रिजभूषण सिंह देखिए कितने आनंदित व्यक्ति हैं, पूरा देश झुका दिया। आदमी तो मानना पड़ेगा टाइप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पास्को जिस पे लगा हो, जिसकी गिरफ्तारी तुरंत सुनिश्चित होनी चाहिए। 354 ने जिस 10 साल की सजा है, 2-2 मुकदमे, और आज बहन हमारी जो है वो फिर कोर्ट का मुंह जो है वो देख रही है जाके, क्योंकि इतना चिल्लाना, इतना वो करना सब व्यर्थ हो गया। आप देखिए कि एक व्यक्ति इस देश में कितना बड़ा हो गया है। कपिल जी, आपने बीजेपी पे इतना प्रकाश डाला, थोड़ा बसपा पे भी डाल दीजिए। आज मुद्दा बसपा को लेकर ही है कि भाई जो अप्रासंगिक हो चुका है उस पर क्या डाले, आप ही ने कहा। तो आपकी इस स्टेटमेंट से ये मान ले कि गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर? अभिषेक भाई, सबसे पहली चीज ये कि भारतीय जनता पार्टी
को जिताने का ऐलान करने वाली हमारी बहन, जिन्होंने राज्यसभा के इलेक्शन में, जिन्होंने एमएलसी के इलेक्शन में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे, और उन्होंने दिया और वो ये लोग जीते। अब ये बात अलग है कि वो भारी मन से दे रही हैं कि हल्के मन से दे रही हैं कि कैसे दे रहे हैं, क्योंकि 2019 में जो उन्होंने हमसे गठबंधन किया था, उस गठबंधन को समाजवादी पार्टी ने नहीं छोड़ा, जबकि हम 5 के 5 ही रह गए और ये 0 से 10 हुई, तो हमारे वोट इनको ट्रांसफर हुए। बावजूद इसके क्या मजबूरी थी बहन जी की, ये तो बहन जी बता पाएंगे, कपिल श्रीवास्तव और सप्पा नहीं बता पाएंगे। और जो भी उनके भतीजे का मामला हो या उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति और ईडी और पता नहीं क्या कॉरिडोर का मामला, तो भारतीय जनता पार्टी न छटकाती रहती है, वो समझे और वो समझे। लेकिन चाहे जिस भी तरीके से, उन्होंने तो खुली घोषणा की ना कि वो तो सपा से लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो आज भी कहते हैं कि हमने गठबंधन नहीं तोड़ा, हम तो आज भी कहते हैं कि देश और संविधान बड़ा है, और जो हमारे अकलियत के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अगड़ों में पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जिनके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, बहन जी हमें साथ दें। लेकिन बहन जी तो साफ कह चुकी हैं कि वो भाजपा की मदद करेंगी, अकेले लड़ेंगी। उनको कोई ना दलित असुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक असुरक्षित है, और ना ही संविधान असुरक्षित है। ये सारी चीजें तो आप देख रहे हैं। बराक ओबामा चिल्ला रहे हैं, जो कि हनुमान जी के भक्त हुआ करते थे जब प्राइम मिनिस्टर पहली बार हुए। ये सारी चीजें हैं, आपके सामने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले ये जो बसपा अप्रासंगिक हो गई, जिसका एक विधानसभा में केवल है 7% वोट पाई, तो वहां आप कहां जा रहे हैं? 13.5% सबसे ज्यादा मतों में वृद्धि समाजवादी पार्टी ने की। 80 सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी की कम कर दी। 210 सीटें ऐसी थी जहां महज हम 200 से 1000 वोटों से हराए गए प्रशासन के द्वारा। डबल इंजन की सरकार आपने देखा था, राजभर आपने पकड़ा था बनारस में लूट। तो ये लूट खसोट करने वाली पार्टी है, इसको आप देख रहे हैं, और बाकी सारे दल एक हो रहे हैं। 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा कितने और दल जो हमारे साथ अभी हैं, रालोद हो और या कमेरावादी। हमारे भाई का जवाब ठीक है, एहसन साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं शान साहब के पास आऊंगा। देखिए, हम अपने मित्र को कहना चाहेंगे कि क्यों अपने चाल चरित्र को चैनलों पर दिखाने का कार्य करते हैं। क्या शिवपाल यादव पर SC/ST का मुकदमा नहीं है? क्या रमाकांत यादव पर 42 मुकदमे नहीं है? उमाकांत यादव पे 36 मुकदमे नहीं है? कमला यादव पे 15 मुकदमे नहीं है? दुर्गा प्रसाद यादव, राम प्रताप यादव, धर्मपाल यादव, जोगिंदर यादव, योगेंद्र यादव, दीप नारायण यादव, गुलशन यादव, छविनाथ यादव, भलेश्वर यादव, प्रभनाथ यादव। 10 सेकेंड। दूसरी बात इन्होंने कहा, तो स्वर्गीय अमर सिंह जी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के लिए क्या कहा था? सब लोगों ने वो वायरल होते हुए देखा है कि किस तरह से कौन नेत्रियां मुंबई में उनका इंतजार कर रही हैं और कैसे कैसे इंतजाम किए जाते हैं। यादव सिंह के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, रात को टार्च बार के किस तरह से अपहरण किया जाता है, जमीनों का अपहरण किया जाता है, सब लोग देखते हैं। मैं चाहता नहीं था कि इनके चाल चरित्र को दिखाया जाए, गायत्री प्रजापति को दिखाया जाए, रामेश्वर यादव को दिखाया जाए, उमाकांत यादव को दिखाया जाए, लेकिन इन्होंने चाहा, इसलिए हमें ये चीजें बतानी पड़ी। पहली बात का बात है। दूसरी बात, जब इनकी सरकार रहती है, अरे भैया आप चुप लीजिए, क्यों तकलीफ हुआ? आपने छेड़ा, चर्चा हो रही थी। बुआ और बबुआ का नारा देने वाले लोग एक बार बुआ के साथ जैसा काम किए, दूसरी बार बुआ को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। और जब इनकी सरकार आती है तो लोकतंत्र की ऐसी हत्या करते हैं कि जो लोकतंत्र के जनक है, जिन्होंने संविधान बनाया, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ देंगे, महिलाओं पे अत्याचार करेंगे, दुराचार करेंगे, अपहरण करेंगे, हत्या करेंगे, बलात्कार करेंगे। ऐसे लोगों को ये कहना होगा कि आपको जनता ने नकारा, आप इस बात को स्वीकारिए। चलिए, तमाम दलों के जो आपराधिक लिस्ट है उस पर बाद में आएंगे, अभी बसपा पर जवाब ले लेते हैं। शान साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, जरूरी था आपको। ठीक है एहसन साहब, आपने अपनी बात कह दी है, इस पर आएंगे, जरूर आएंगे। इस पे कौन कितना पानी में, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। समय सीमित है, इसलिए सभी को समय देना चाहिए। ठीक है, कभी जी मैं आपके पास भी आऊंगा। शान साहब, लगातार चर्चा हो रही है, खासतौर से पटना में भी बैठक को लेकर, लेकिन इन सब के बीच में खबर एक ये भी आ रही है कि बसपा कांग्रेस से संपर्क कर रही है उत्तर प्रदेश के लिए। देखिए अभिषेक जी, हमारा किससे गठबंधन होगा नहीं होगा वो भविष्य की गर्भ में है, और निश्चित रूप से हम एक मजबूत गठबंधन लेकर 2024 के चुनाव में जाएंगे, क्योंकि देश की जनता चाहती है कि जो कमीशन खोर सरकार है, जिसकी कुनीतियों से पूरा देश परेशान है, तो भाजपा के लुटेरों की सरकार है, वो जाए सत्ता से। इसीलिए निश्चित रूप से एक मजबूत गठबंधन लेकर आएंगे। रही बात अपराधीकरण की, तो सपा, बसपा और भाजपा तीनों ने राजनीतिक अपराधीकरण किया।
जो जितना बड़ा अपराधी, जो जितना बड़ा मवाली उतना बड़ा नेता बन जाता है इनकी पार्टी में। भाजपा के तो डीएनए में अपराधी और अपराधीकरण है। भाजपा गुंडे मवालियों की पार्टी ही है। भाजपा के सबसे अधिक विधायक जो है उनके ऊपर गंभीर अपराध दर्ज हैं। भाजपा के सबसे अधिक सांसदों पे गंभीर अपराध दर्ज हैं। पर भाजपा एक वॉशिंग मशीन की तरह हो चुकी है। कितना भी बड़ा दुराचारी हो, कितना भी बड़ा लुटेरा हो, चोर हो, वो यदि भाजपा में शामिल हो जाता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। अरे सुन लीजिए ना भाई, पहले सुन तो लीजिए। इतना बौखला क्यों रहे हो? सबसे ज्यादा हत्या कौन कराया? सुन रहा था ना। सबसे ज्यादा अरे भाई साहब, भाषण दे रहे थे, सुन रहा था। अभिषेक जी को रोकिए, अभिषेक जी को रोकिए, मेरी बात एक मिनट हसन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। शान साहब को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। अरे अभिषेक जी इनको पीड़ा हो रही है, इनको रोकिए। सिंह साहब, अभिषेक जी इनको रोकिए, शान साहब बोलिए आप। रही है। इनका भाषण मैंने पूरा सुना था। पीड़ा नहीं हो रहा है आपके, चलिए आप अपना तो बता नहीं पा रहे हैं, भाजपा की चर्चा कर रहे बचाने हैं। वाले आज राजस्थान में देख लीजिए लोग हत्या हो रही है, और किसकी हत्या कर रहा है? डिप्टी सीएम की हत्या है। आप कर रहे हैं। सवाल ये है, सवाल ये है कि कांग्रेस का 38 मामले हैं। शांत हो जाओ, थोड़ा सुन लो। अरे भैया काहे सुन ले, सुन ले। शान साहब मुद्दे पे रहिए ना। अभी सवाल ये है कि बसपा ने जो कदम उठाया है, क्लीन आपकी पार्टी गुंडों की है, देश के संसार शान साहब, पार्टी गुंडों की है। मसला बसपा को लेकर है। क्लीन इमेज का मुद्दा, पार्टी है आपकी। क्लीन इमेज का मुद्दा बसपा लेकर आई उत्तर प्रदेश में। क्या कांग्रेस इसे रेलेवेंट मानती है? उत्तर प्रदेश पार्टी गुंडों की है। तड़ीपार जैसे लोग तो अध्यक्ष बन जाते हैं आपकी पार्टी में। जो तड़ीपार होता है वो तो अध्यक्ष बन जाता है आपकी पार्टी में। आप दूसरों क्या आईना दिखा रहे हो? आपकी पार्टी गुंडों की है। सारे गुंडे को आपने पाल रखा हुआ राहुल है। गांधी पे मुकदमा दर्ज है। वही तो बोल रहा हूँ, तड़ीपार अध्यक्ष बन जाता है, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। मुद्दा- तड़ीपार व्यक्ति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, और आप बोल रहे हो कि हम अपराधियों से दूर रहते हैं। सबसे बड़े गुंडे तो भाजपा में ही होते हैं। हर प्रदेश में देख लो, कितना बड़ा जो दंगाई होगा, गुंडा होगा, वो भाजपा में शामिल हो जाएगा। हत्या करा पहले देंगे, सुन लो सिखों भाई, की हत्या करा पहले देंगे, सुन हिंदू लो भैया। मुसलमान की हत्या ब्रिजभूषण करा का बचाव देंगे। करने वालों, ब्रिजभूषण का बचाव करने वालों, आपके घर में भी बहन बेटी है। सुन लो पहले, आपके घर में भी बहन बेटी है। आसाम में नहीं, जैसे आसाम में बहन बेटी नहीं थी ना, राजस्थान में बहन बेटी नहीं थी, जहाँ आपकी मंत्री के बेटे ने दुष्कर्म किया दिल्ली में लेकर। ठीक है ना। शान साहब, बस सवाल बसपा को लेकर था, बीजेपी को लेकर नहीं। मतलब आप बहनों को करिए तो आप मर्दों का प्रदेश मानेंगे। अरे पहले सुन लो भाई, बेशर्मी मत करो। सुन लो, मैंने आपको सुना था। मंत्री लड़के ने दिल्ली के होटल में ले आकर महिला के साथ क्या मैं चुप हो जाऊं। और आपके मंत्री ने बयान दिया कि भाई राजस्थान को मर्दों का प्रदेश चलिए आप है। दोनों शांत हो जाइए, मैं रिजवी साहब से जवाब ले लेता हूँ। इनको रोकिए, बौखला चुके हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। रिजवी साहब, आपने सभी को सुना। जिस तरह से आपने देखा कि सवाल बसपा का पूछा गया, लेकिन सभी ने तमाम दूसरे राजनीतिक दलों के आपराधिक रिकॉर्ड गिना दिए। तो इसी से ही एक बात तो साबित हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में क्लीन इमेज के प्रत्याशी के साथ चुनाव लड़ना बहुत ही मुश्किल है और लगता है लगभग असंभव है। तो बसपा के इस कदम को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या इसको ये मान लिया जाए कि इस बार बसपा ने मन बना लिया है कि वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी? रिजवी साहब, शायद आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद म्यूट है, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। ठीक है, एहसन साहब आप बोल रहे थे। देखिए, मैं अपने मित्र को कह रहा हूँ, कांग्रेस के भी मित्र को कह रहा हूँ, आज चर्चा जिस विषय पे हो रही थी उस पे कहना चाहिए कि हमारी क्या अवधारणा है, दूसरे की क्या है, आपकी क्या राय है, आप बताइए। निश्चित तौर पे हम जो होंगे, मेरे नहीं कहने से जनता मानेंगे नहीं, और हाँ कहने से भी नहीं मानेगी। तो आपको भाजपा नहीं कहनी चाहिए, आपको अपनी बात कहनी चाहिए कि किस तरह से कांग्रेस किसी को तंदूर कांड कर देती है। मतलब ये यही लोग किए ना, कांग्रेस के लोग किए, इटली से कोई आके किया नहीं। और जब 26/11 की घटना होगी तो पूरी दुनिया देखेगी कि वो एक आतंकवादी घटना थी। कौन सी धारा थी बताओ ना भाई, आप जरा आप उस पे मत जाइए। आज चर्चा होनी चाहिए, सभी पार्टियों को इसका स्वागत करना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है, आप भाजपा पे भी आरोप लगाइए, जिम्मेदार चैनल है, जिम्मेदारी से मैं प्रवक्ता के तौर पे कह रहा हूं कि सभी पार्टियां अगर ऐसी चीजों को अपनाती हैं तो समाज में एक ऐसा मैसेज जाएगा। और जो राजनेता होते हैं, नेता होते हैं, उनके बहुत अनुयायी होते हैं। अगर लेकिन एहसन साहब लगातार ये आरोप लगाते रहे विपक्षी दल और खासतौर से सपा कि बसपा जो है बी टीम है। जिस तरह से हम देखा नगरीय निकाय चुनाव में 11 अल्पसंख्यक समुदाय से प्रत्याशी उतारे गए थे, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए। और अभी भी सपा ये कह रही है कि बी टीम है। और बसपा का लगातार जो रवैया रहा है इन चुनावों में, उसको लेकर आपके ऊपर खासतौर से बीजेपी को लेकर यह आरोप लगता रहा है कि सपा के वोट काटने के लिए जानबूझकर ऐसे प्रत्याशी उतारे जाते हैं जिससे सपा को नुकसान होता है।
देखिए, जब कोई प्लेयर कमजोर हो तो वो क्या करता है, बाल को इधर उधर मारता है, क्योंकि उसको खेलने आता नहीं है। तो मरता क्या नहीं करता, एक कहावत है। जब समाजवादी पार्टी 17 चुनाव हार चुकी है, और ऐसी समाजवादी पार्टी जो केंद्र में भी समर्थन देती थी, 16-16 लोकसभा जीतती थी, कई राज्यों में भी 1-2 विधानसभा हो जाते थे, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी एक परिवारवादी पार्टी हो गई और अहंकारवादी व्यक्ति के हाथ में वो पतवार चली जाती है, तब से उसके दो किले जो बचे थे उत्तर प्रदेश में, रामपुर भी ढह जाता है, आजमगढ़ भी ढह जाता है। तो ऐसी लाचार समाजवादी पार्टी जो सबके सामने घोषणा की थी, सौगंध दी थी कि हम कभी बुआ से नहीं मिलेंगे, लाचारी की अवस्था ऐसी होती है, उस बुआ से भी मिलते हैं, लेकिन साइकिल इस कदर पंचर थी कि हाथी कोई मदद नहीं कर पाई। और महबूबा मुफ्ती से भाजपा गठबंधन हुआ था भाई साहब, याद करा दूं आपको मैं, भाजपा के नेता महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किए थे, जिसको अलगाववादी कहते थे। समाप्त हो गया, 370 समाप्त हो गया। महबूबा मुफ्ती को कौन हाथ मिलाया था? अमित शाह जी मिलाए थे। महबूबा मुफ्ती से आप चलिए ठीक है, सैयद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पे। ठीक है, मुद्दे से भटक रहे हैं। सैयद साहब आपसे जवाब चाहूंगा, ये जो क्लीन इमेज के प्रत्याशी चयन का ये जो नया, ठीक है हसन साहब समय सीमित है, रिजवी साहब जुड़ चुके हैं। रिजवी जी, जो क्लीन इमेज के प्रत्याशी चयन का फैसला लिया गया बसपा का, उसे किस तरह से देखते हैं आप, और क्या आप लगता है कि बसपा अकेले ही लड़ने वाली लोकसभा चुनाव? लगता है फिर से डिस्कनेक्शन हुआ है, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी मैं आपके पास आना चाहूंगा इस पे। लगातार इस तरह की बात कही जाते रहे हैं, लेकिन अगर हम वोट प्रतिशत को देखें 2019 के लोकसभा चुनाव को, क्या समाजवादी पार्टी अंडर एस्टिमेट कर रही है बसपा को? कपिल जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है कपिल जी? हाँ, आपकी तो आवाज आ रही है जी। जी। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, मैंने आपको इससे पहले भी कहा, हमने आपको तर्क के साथ, एविडेंसेस के साथ बात कही, और बाकी जो है एसएल सिंह जो साहब कह रहे हैं उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो केवल 2 जगहों पर भी अगर इसके विधायक जीत जाए तो ये पैसों के बल पर सरकार बना लेती है, तोड़ फोड़ करके सरकार बना लेती है, संविधान की हत्या करके बना लेती है। और ये कपिल श्रीवास्तव नहीं कह रहे हैं, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ कह रही है, जो महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने कहा, वो आपके सामने। तो बहुजन संवैधानिक पीठ ने क्या बोला कपिल जी, जब आप लोग गए थे तो उन्होंने कहा कोई तथ्य नहीं है, तथ्य लेकर आइए तो चर्चा करिए, झूठे आरोप बीजेपी पे तो 1000 लगाए, कोई एक आरोप लगाकर और सिद्ध कर दीजिए। आज तक भ्रष्टाचार के हजारों आरोप आपके ऊपर लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप आज तक कपिल श्रीवास्तव जी नहीं लगा पाए। सुप्रीम कोर्ट में सभी पार्टियां गई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप ऐसे मुंह उठाकर चले आते हैं, आपके पास कोई तथ्य नहीं होता है, आप चुनाव हारते हो तो ईवीएम खराब हो जाती है, आपको बेल नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट खराब हो जाता है, अगर सेना पराक्रम दिखाती है तो सेना खराब हो जाती है। ठीक है, अब समय बहुत सीमित रह गया है, मैं आखिरी सवाल लूंगा सैयद रिजवी साहब से। सैयद साहब आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। सैयद साहब, बसपा ने अब क्लीन इमेज वाले प्रत्याशियों को चुनने का मापदंड तय किया है, इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, बसपा में क्लीन चीज तो बहुत मुश्किल है, प्रत्याशी इस तरीके का मिलने का कि जिस तरीके से वो लड़ सके। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज जो है वो कहीं ना कहीं अंदर खाने में बातचीत चल रही है, वो कांग्रेस से जो है गठबंधन करके ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 12.5% उसका वोट है और 2.5% लगभग वोट जो है वो कांग्रेस का यहाँ है, तो करीब 15% ये वोट हो जाएगा। वो चाहती है, इसलिए अभी देखे जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए उसमें ज्यादा से ज्यादा उसने मुसलमानों को टिकट दिए, मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की। अगर मायावती ये पहली बार अगर करेंगी कांग्रेस के साथ, क्योंकि मायावती ये जानती हैं कि कांग्रेस का ये वोटर है, वही बहुजन समाज पार्टी को आकर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया है। सैयद साहब, अगर आपकी इस बात को गौर किया जाए तो क्या इसे इस तरह से लिया जाना चाहिए कि अगर कांग्रेस और बसपा एक हो जाती है तो एक तरह से जो पूरा अल्पसंख्यक वोट है वो क्लीन स्वीप मार जाएगा और सीधा इन दोनों के गठबंधन के पास आ जाएगा? देखिए, ऐसा है, ये सही है कि बहुजन समाज का पूरा वोट जो है वो मुसलमानों का इनके पास अभी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि स्थानीय निकाय के जो चुनाव थे उस चुनाव के अंदर
उनको उस तरीके से मुसलमानों का सपोर्ट नहीं मिल पाया जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट मिला स्थानीय निकाय में, उस तरीके बीएसपी को नहीं मिल पाया। लेकिन बीएसपी ये चाहती है कि अगर कहीं मुसलमानों को वोट हमारी तरफ आ गया तो हम जो है वो मजबूत होकर आ जाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के बारे में तरफ से कोई इधर बुराई नहीं कर रही है मायावती, आप देखिए, नहीं तो कुछ ना कुछ बयान 3-4 दिन अभी मीटिंग हुई पहले, कोई ऐसा बयान कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन तो कहीं ना कहीं ये खुद नहीं कोशिश कर रही है, लेकिन जो इनके भतीजे साहब हैं वो अंदर खाने में कहीं ना कहीं बातचीत चली है। प्रियंका खुद चाह रही है कि वो कई बार शायद टाइम लेने की कोशिश भी की है मायावती जी से कि अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय से जुड़ के अगर जो बसपा का एक मानक वोट है उसके साथ अगर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो है हमारी पार्टी कांग्रेस मजबूत होगी। अब ये चिंता का विषय समाजवादी पार्टी के लिए हो जाता है कि कहीं अगर ये साथ साथ जो है वो दलित समुदाय और कांग्रेस का जो वोटर है, क्योंकि मायावती जो है कई राज्यों में भी, जैसे अभी चुनाव होगा राजस्थान का, तो वहां भी मायावती का कुछ न कुछ वोट है, तेलंगाना में वहां भी कुछ न कुछ उनके वोट है, मध्य प्रदेश में उनके कहीं न कहीं वोट है। तो कांग्रेस जो है वो चाहेगी कि हमें बीएसपी से ही हमें समर्थन करना चाहिए कि और राज्यों में हमारी कहीं ना कहीं 2-3% हमें मदद मिल सकती है। तो ये बहुत रजी साहब, बात को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि समय अब इजाजत नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बसपा के इस बड़े दाव को लेकर कई सारे सवाल जरूर है, लेकिन ये दिलचस्प मसला है कि जिस तरह से बसपा ने अब एक नया रास्ता इख्तियार किया है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को कहाँ लेके जाता है, खासतौर से आने वाले लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्या इसका प्रभाव समाजवादी पार्टी पर भी उतना ही पड़ेगा, आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।